तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू लर्नर आईएएस टुगेदर सक्सेस। दोस्तों, आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। उससे जाने से पहले एक छोटा सा कोट है ये, इफ द प्लान डज नॉट वर्क चेंज द प्लान बट नेवर द गोल। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ना कि जब हम लोगों का प्लान सक्सेसफुल नहीं होता, हम क्या करते हैं, गोल ही चेंज कर देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ लोग एक एग्ज़ाम के लिए, सपोज हम लोगों ने यूपीएससी का टारगेट किया है, अगर कुछ समय मेहनत करने के बाद हमारे से नहीं हो पाता है तो फिर क्या करते हैं हम लोग ना, वो गोल को चेंज कर देते हैं। फिर हम लोग पीछे देने लग जाते हैं, फिर हम लोग बैंकिंग जो मिलता है वो दे देते हैं, है कि नहीं। तो अगर प्लान नहीं काम कर रहा है, हमें प्लान बदलना है, ना कि गोल को। ठीक है, जो लोग करेक्ट कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11 पॉलिटी देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन आज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग कहा जाता है। इसका रीजन है, पता है क्यों? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है कि नहीं, है कि मतलब ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की प्रोसीजर है कि नहीं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिविंग कहा जाता है। ठीक है, हमारे फोरफादर्स को पहले से ये पता था, जो हमारे उनकी विजन इतनी लंबी थी, उनको पता था फ्यूचर में सिचुएशन चेंज होगा, अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव की जरूरत पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? एक बेसिक फंडामेंटल बेसिक रूल बुक जिसको हर किसी को फॉलो करना पड़ता है टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी इन द सोसाइटी। यही है कॉन्स्टिट्यूशन का काम, और कुछ तो है नहीं, ठीक है नहीं। इट गिव्स अस राइट, इट गिव्स अस ड्यूटी एक्सेट्रा। इसे वही बात है, इन कॉमन लैंग्वेज कहेंगे, इट्स ए फंडामेंटल बेसिक रूल बुक टू मेक द यूनिफॉर्म सोसाइटी, है कि नहीं। तो हैसल फ्री, तो कॉन्स्टिट्यूशन वही है। बट सोसाइटी चेंजेस, इवोल्यूशन इज द फंडामेंटल रूल ऑफ द नेचर। इवोल्यूशन होता रहता है। व्हाट इज इवोल्यूशन? ग्रेजुअल चेंज। ठीक है, इवोल्यूशन का अर्थ क्या है? ग्रेजुअल चेंज। तो हमारे सोसाइटी में भी चेंज होता रहता है कि नहीं। तो अकॉर्डिंगली द नीड ऑफ द रूल ऑल्सो चेंजेस। तो उसके लिए चेंज होना जरूरी है। हमारे सोसाइटी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग कहा गया है। ठीक है, आर कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक? नो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आज से 70 साल पहले लोगों ने बनाया था, है कि नहीं। तो उस समय जो सिचुएशन था, उस समय जो सोसाइटी थी, उसको मुद्दे रखते हुए उसके हिसाब से बनाया गया था। साथ ही साथ उनको इतना ज्ञान था कि इन फ्यूचर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, ठीक है, अडॉप्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, है कि नहीं। तो उस समय इनको पता था कि फ्यूचर में सिचुएशन बदलेंगी, फ्यूचर में ज़रूरतें बदलेगी, तो इसमें प्रोविज़न उन्होंने रखा है। ठीक है, चाहे तो इसको लोग बदल सकते हैं। इट मीन्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट स्टैटिक, है कि नहीं। बदल सकते हैं, बट कैसे बदल सकते हैं, इसके लिए भी उन्होंने कई रूल्स बनाए, है कि नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंज करना है, बदलाव करना है, उन्होंने उसका बताया, उसका प्रोसीड्यूर बनाया। आगे चल के हम लोग देखेंगे क्या वो प्रोसीड्यूर है। ठीक है, अगर इतना इजी बन जाता बदला, तो हमारे जो पार्लियामेंट में है, लोग अपने हिसाब से सब लोग बदल देते हैं। तो वही बात करते हैं, हाउ टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो सकता है, अगर ये स्टैटिक नहीं है, तो कैसे बदला जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन? कौन बदलेगा? सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट कौन बदलेगा? नहीं, ये बदलेगा हमारा पार्लियामेंट, है कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 368 के तहत हमारे पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि वो अकॉर्डिंग टू द नीड कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन रूल। ठीक है, तो इसके भी अकॉर्डिंग टू विद द प्रोसीड्यूर लेट डाउन दिस आर्टिकल। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर देंगे, नहीं, इसमें प्रोसीड्यूर भी लिखा हुआ है। अकॉर्ड ओनली बाय दिस प्रोसीड्यूर चेंज इज एक्सेप्टेबल और अडेप्टेबल। ठीक है, अदर प्रोसीड्यूर से नहीं हो सकता। तो सिंपल मेजोरिटी क्या है? ठीक है, सिंपल मेजोरिटी का मतलब है पार्लियामेंट में, एक हाउस में एक सिंपली एक मेजोरिटी है, आपको एक वोट ज्यादा मिल गया, वो आप अमेंड कर लीजिए। इसमें क्या आता है? जनरली मनी बिल आता है, और इसमें क्या होता है, आपका बजट आता है, बजट एलोकेशन है, ये सिंपल मेजोरिटी में आता है। अगर किसी एक सदन में, किसी भी सदन में किसी एक पार्टी का गवर्नमेंट है और उसकी मेजोरिटी है, जनरली वो इसको पास करवा लेते हैं।
फिर बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी। ये बड़ी टेढ़ी खीर होती है कि नहीं, ये बड़ी टेढ़ी खीर है। क्या है, इसको दोनों हाउस में अलग अलग पास करवानी पड़ेगी, है ना। स्पेशल मेजोरिटी में ये क्या होता है, दो अलग अलग आपको पास करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है क्या है, तो इसमें सिंपल लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, नो स्पेशल प्रोसीजर इज नीडेड इन द मनी बिल वनी बिल, वो सब है, ठीक है, सिंपली। और स्पेशल मेजोरिटी ये है, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी में आपका क्या है कि दोनों हाउस में अलग अलग मेजोरिटी से आपको पास करवानी पड़ेगी। थर्ड बात आती है हमारी स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट कंसर्न। अगर स्टेट के रिलेटेड कुछ चीजें हैं, अगर वो डिसाइड हो रही है, तो इसमें स्टेट को भी कंसर्न करना पड़ेगा। आर्टिकल 2 में जैसे स्पेशल मेजोरिटी की बात करें, आर्टिकल 2 है, पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन न्यू स्टेट बनाना हो, कुछ करना हो। आर्टिकल 3 है, पार्लियामेंट में लॉ द इंक्रीज द एरिया ऑफ द स्टेट, किसी स्टेट का एरिया बढ़ा रहे, किसी का घटा रहे, कोई नया स्टेट बना रहे, कुछ कर रहे, इसमें आपको दोनों चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट काउंसिल, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कमेंट करते हैं। अब अगर बात करें हम स्पेशल मेजोरिटी का, यहाँ स्पेशल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, तो इसमें यह होता है special majority means ordinarily all business and legislative require the motion of the resolution of the bill should get support by the simple majority of the member voting that time. Suppose that time is the voting the bill, 247 member were present in the house and all them participated in the voting on the bill, then the bill would be the passed if at least 124 members voted in the favor of the list, no so in the case of the amendment of the bill, ठीक है, नो सो इन द केस ऑफ द अमेंडमेंट बिल, ठीक है। जब परिवर्तन का कोई बिल पास करना है, ठीक है, बजट है, वो है, तो वो सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया। बट जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात आती है, कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन की बात आती है, तब जो है वो स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है कि नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बदलेगा ना, ये तो बदल गया हमेशा, ठीक है, इसके लिए सबकी रजामंदी की जरूरत है। इन दिस फर्स्ट प्लेस दिस वोटिंग, स्पेशल मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, वोटिंग इन फेवर ऑफ द अमेंडमेंट बिल शुड कॉन्स्टिट्यूट एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द दैट हाउस, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी की बात अगर करें तो यहां पर क्या है, जो हाउस की टोटल मेजोरिटी है उसका आधा का वोट होना जरूरी है कि नहीं। तो पार्लियामेंट में उसका अगर सपोज 545 मेंबर्स हमारे हैं, ठीक है, उसका आधा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिनिमम 273 मेंबर की इसमें सहमति होनी चाहिए। अगर वहां पे 300 लोग प्रेजेंट है ना, तो भी 273 होना जरूरी है कि नहीं। तो इसके लिए अगर कोई पार्टी है उसकी मेजोरिटी नहीं है, कम हो रही है, तो उसको अपोजिशन को भी कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है पास करवाना, कि ये दोनों सदनों में अलग अलग पास करवाना, ठीक है। रैटिफिकेशन बाय द स्टेट, इसमें क्या है, स्पेशल मेजोरिटी इज नॉट सफिशिएंट, यू हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्पेशल रैटिफिकेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। इसके लिए हमें जरूरत पड़ी है कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होने के बाद ऑन जनवरी 2019, 26 जनवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया हमारा 69 ईयर्स कंप्लीट करता है, ठीक है। अब तो 70 साल के पार हो गया हम लोग का, ठीक है। तो अभी के टाइम पर अगर 21 की हम बात करें, है कि नहीं, तो इसके बाद हमें कई सारे अमेंडमेंट्स देखने को मिले हैं। 1975 में सबसे ज़्यादा मिला है हमें, 71 से 80 तक। पता ही आपको 42nd अमेंडमेंट जब हुआ था इंदिरा गांधी के समय पे, 42nd जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम भी जानते हैं। कई कंटेंट्स ऑफ द अमेंडमेंट मेड सो फार, क्या क्या अमेंडमेंट अब तक हुए हैं। अमेंडमेंट मेड सो फार मैनी क्लासिफाइड इन द 3 ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप वर द अमेंडमेंट्स विच आर टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर एंड वेर ओनली क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन एंड माइनर मॉडिफिकेशन एक्सेट्रा। तो पहला ये है, इस तरह के अमेंडमेंट होते रहते हैं, बदलाव थोड़ी बहुत चेंजेस किए जाते हैं, है कि नहीं, ऑफ द ओरिजिनल प्रोविजन। तो ओरिजिनल प्रोविजन जो है उसमें थोड़ा सा बदला जाता है या फिर अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया जाता है कि नहीं। They are amended only in the legal sense, but in the matter of fact, they made no substantial difference to the provision. तो ये लीगली बातों को थोड़ा सा बढ़िया से एक्सप्लेन किया कर दिया जाता है या फिर माइनर मॉडिफिकेशन किया जाता है लीगल सेंस में। इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है उस प्रोविजन में, ठीक है। दिस इज ट्रू
ऑफ द अमेंडमेंट दैट इंक्रीज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट जज के रिटायरमेंट के एज को लेकर ये हुआ गया था, 15th अमेंडमेंट इसको कराया गया था हमारा, 60 से 62 कर दिया गया था। जज की जो एज थी, रिटायरमेंट एज 60 था पहले, इसको 62 कर दिया गया बाई अमेंडमेंट 15। ठीक है, ये पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा एक बार, अमेंडमेंट नंबर 15। ठीक है, सैलरी ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड इंक्रीज बाय द अमेंडमेंट 54 अमेंडमेंट करके इसको सैलरी बढ़ाया गया था। ठीक है, तो इस तरह से किया गया, देखिएगा इसको। फिर उसके बाद अगर हम ये बात कर दें फिर हम बात करें डिफरिंग इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, इंटरप्रिटेशन कैसे डिफर होता है। ये नंबर ऑफ द अमेंडमेंट वर प्रोडक्ट ऑफ द डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन बाय द जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट ऑफ द डे। ठीक है, तो होता क्या है अमेंडमेंट, एक चीज प्रोविजन बनाया गया है, ठीक है, इसको जुडिशरी मानता है, बट इसी को गवर्नमेंट अलग इंटरप्रेट करती है। ठीक है, ठीक है, इसको गवर्नमेंट अलग से इंटरप्रेट करती है। अगर एग्जांपल आप दे दें तो कोई भी एक केस ले लीजिए कि एक्स लिखा है तो गवर्नमेंट बोलेगी यहाँ पे एक्स लिखा है, तो अब एक्स किसने ऐसे लिखा है, ठीक है, इसको समझते हैं, ये किसने एक्स ऐसे लिखा है, तो लिखा तो एक्स है कि नहीं, ऐसे ही एक्स लिखा जाता है ना, कुछ लोग ऐसे एक्स लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, अगर ऐसा लिखा है तो इसको जुडिशरी कहती है ये एक्स है, और गवर्नमेंट कही नहीं ये तो दो सी है, एक उल्टा सी है एक सीधा सी है, तो चीज एक है बट इंटरप्रिटेशन अलग हो जाता है कि नहीं। इसी इंटरप्रिटेशन को बदलने के लिए, मतलब एक करने के लिए एक अमेंडमेंट किया जाता है कि नहीं देखिए भैया ये एक्स है, अमेंडमेंट करके इसको चेंज कर दिया जाता है कि नहीं। तो एक चीज ये दिखा जाए, जब डिफर करता है तब ये अमेंडमेंट होता है। ठीक है, amendment through political consensus. ठीक है, thirdly there is another large group of the amendment that have been made in the result of the consensus among ठीक है, तो say that this consensus made it necessary that some changes had to made in the order to reflect the prevailing political philosophy and aspiration of the society. ठीक है, तो जो अभी पॉलिटिकल सोसाइटी है इसमें थोड़ी सी जो हमें ज़रूरत है प्रेजेंट सिचुएशन में, उसके लिए कभी कभी अमेंडमेंट किया जाता है। द रीजन ऑफ बिकॉज मेनी ऑफ दिस अमेंडमेंट 52 अमेंडमेंट है, एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट था। ठीक है, तो ये पॉलिटिक्स में एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट जरूरी था, क्योंकि लोग इधर से उधर अगर होते रहे, एंटी डिफेक्शन तो पता ही होगा आपको, चेंज ऑफ द गवर्नमेंट पार्टीज। ठीक है, वो ऐसा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आप एक पार्टी से सिलेक्ट हुए हो उसके बाद कहीं और चले जाते हो तो ऐसा कैसे होगा। वो एंटी डिफेक्शन लॉ अमेंडमेंट करा गया 52nd अमेंडमेंट, है कि नहीं। अपार्ट फ्रॉम द एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd एंड 91, दीज अमेंडमेंट इंक्लूड 61 अमेंडमेंट ब्रिंग डाउन द मिनिमम एज ऑफ द वोटिंग 21 to 18। ठीक है, पहले 21 कहता था, 61 अमेंडमेंट में 18 कर दिया गया। 73rd और 74th अमेंडमेंट भी हुआ, जिसमें पंचायती राज और म्युनिसिपल आते हैं, नगर पालिका। ठीक है, फिर बात करते हैं हम ये जो पास किया गया 77, 81, 82 सेकंड अमेंडमेंट। ठीक है, तो ये पॉलिटिकली कॉन्सेंसस अमेंडमेंट्स है। फिर बात आती है कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट। कुछ अमेंडमेंट इसलिए होता है क्योंकि उनमें कंट्रोवर्सी हो जाता है। एक एग्जांपल अगर इसमें कई सारे हैं देखेंगे, ठीक है, जैसे कि आप केशवानंद भारती का केस ले लीजिए, है कि नहीं। केशवानंद भारती का केस था ना, यहाँ पर अगर बात करें हम रूलिंग पार्टी, ठीक है, सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट 38, 39, 42nd अमेंडमेंट हैव बीन द मोस्ट कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट सो फार। सॉरी, केशवानंद भारती तो स्ट्रक्चरल अमेंडमेंट में आएगा कि स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। 42nd अमेंडमेंट जब हुआ इंदिरा गांधी जी के समय 75 में, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल था कि यार इन्होंने तो अपने हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दी। ठीक है, कई सारी चीजें इन्होंने बदल दिया था। ठीक है, इट वाज आल्सो अटेम्प्ट टू ओवरबर्ड द रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गिवन बाय द केशवानंद भारती केस। यस, इसमें आता है, इसमें भी कंट्रोवर्सी है। इसमें कंट्रोवर्सी क्यों है? जब राइट की, हमारा फंडामेंटल राइट की बात आती है, ठीक है, केशवानंद भारती जी का यही केस था। ठीक है, फंडामेंटल जो रीट पिटिशन इन्होंने फाइल किया था, है कि नहीं, रीट पिटिशन जो फाइल किया था, तो इसको चेंज किया गया कि ऐसा नहीं है कि ये गलत है। ठीक है, तो बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, नो डाउट, बट विदाउट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। उसकी बेसिक स्ट्रक्चर आप नहीं बदल सकते, है कि नहीं। तो ये बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था उस समय। ठीक है, इसको
ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर तो बदल नहीं सकता भाई, ठीक है, चाहे कितना भी चेंज हो जाए, ये तो तय है कि नहीं। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की बात कहाँ आती है, कोई भी अमेंडमेंट अगर पार्लियामेंट करती है, पार्लियामेंट एक अमेंडमेंट करती है, इसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगा, ठीक है। अगर उसको लगेगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर नहीं करता तो ठीक है, अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर करेगा तो इसको कैंसिल कर सकता है नहीं। तो द रूलिंग हैज कंट्रीब्यूटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉलोइंग वेज, कैसे? It has a specific limit to Parliament's power to amend the Constitution. It says that no amendment can violate the basic structure of the Constitution. ठीक है, ये हमने कहा. It allows Parliament to amend any and all part of the Constitution within its limitation. ठीक है, and it places the judiciary as the final authority to decide the amendment violate basic structure and the Constitution the basic structure. ठीक है, वही है, पार्लियामेंट कर सकती है एज द 368 आर्टिकल नंबर से, उसके पास पावर है, बट फाइनल डिसीजन हमेशा सुप्रीम कोर्ट का होता है. The Supreme Court gave the Keshwanand Bharati ruling in 1973. In the past 4 decades, this decision has governed in interpretation of the Constitution, and all institutions in the country have accepted the theory basic structure. In fact, theory of basic structure is itself example of the living Constitution. ठीक है, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर जो वाली बात है, यही खुद ही लिविंग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. दिस इज नो, देयर इज नो मेंशन ऑफ द थ्योरी इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इट हैज इमर्ज्ड फ्रॉम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन. thus the judiciary and the interpretation have practically amended the constitution without a formal amendment. ठीक है, तो ये चीज समझ गए आप, जुडिशियरी कितना इंपॉर्टेंट है. बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअली उसने ही फ्रेम कर दिया था बिना अमेंडमेंट किए. ठीक है, all living document evolved in the manner through the debate, argument, the competition and practical politics. Since 1973, the High Court has in many cases elaborated up to this theory to basic structure and given instances of that constitutes the basic structure of the Constitution of India. किसी भी कोई भी डॉक्यूमेंट तभी लिविंग कहा जा सकता है जब उसमें डिबेट हो, आर्ग्यूमेंट हो, कंपटीशन हो, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स हो और उसमें अमेंडमेंट्स हो. ठीक है, तो दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हैज फर्दर कंस्ट्रक्टेड बैलेंस बिटवीन द रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, इसको बदलना मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है, बदला जा सकता है. सिंपल मेजोरिटी में आप कोई भी चीज बदल सकते हो, मतलब पास करा सकते हो. अमेंडमेंट कराना है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए. प्रोविजन है चेंज करने का, बट साइमल्टेनियसली ये मुश्किल भी है कि नहीं. तो रिजिडिटी साइमल्टेनियसली इट इज मुश्किल ऑल्सो, एंड द फाइनल अथॉरिटी ऑल्सो गोज टू द. ठीक है, Constitution as living document. We have described Constitution the living. What does that mean? Almost like the living being, the document keep responding to the situation and circumstances arising from the time to time like a living being. The Constitution responds to the experience. ठीक है, तो जैसे कि एक इंसान समय समय पे अपने सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग तरह से बर्ताव करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी अकॉर्डिंग द सिचुएशन अपने आप को चेंज करता है, उसमें अमेंडमेंट्स होता रहता है, तो वो सिचुएशन को वो रिस्पॉन्ड करता रहता है कि नहीं. इसलिए हम इसको लिविंग कहेंगे. पूरा पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. कंट्रीब्यूशन ऑफ द जुडिशरी. अल्टीमेटली जुडिशरी तो सब कुछ कंट्रीब्यूट करती है. कोई भी अमेंडमेंट पास होता है तो अल्टीमेट अथॉरिटी विद द सुप्रीम कोर्ट एंड द जुडिशरी टू मेक इट फंक्शन और नलिफाई इट. ठीक है, ड्यूरिंग द कंट्रोवर्सी बिटवीन द जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट थ्रू आउट इट हैड द पावर टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक लॉज दैट अमेंडमेंट एंड फर्दर इन द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर्स, बैकवर्ड एंड द नीडी. ठीक है, ये कहते हैं कंट्रोवर्सी हुई थी ना, तो क्यों दोनों में है. अगर सब कुछ ये करेगी तो जुडिशरी का काम क्या है. अगर पार्लियामेंट सब कुछ करेगा तो जुडिशरी क्यों करेगा, क्या करेगा. तो पार्लियामेंट कहता था कि हमें गरीबों के उत्थान के लिए, बैकवर्ड लोगों के लिए हमें यह हक है कि हम इसको अमेंड कर सकते हैं. ठीक है, जुडिशरी insisted that all of us take place within the framework from the constitution and the pro people measure should not bypass the legal procedure, because once you bypass law with a good intention that can give the excuse the power holder to use their power arbitrarily. ठीक है, जुडिशरी ये कहता है कि ठीक है आप कर सकते हो, बट कानून के दायरे के अंदर जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके अंदर. अगर आप मान लीजिए अच्छे के लिए बदल रहे हैं, ठीक है, और आप जुडिशरी को नहीं मान रहे हैं, कल को अगर कोई पावर में है वो अपने लिए भी अगर बदलेगा ना तो भी जुडिशरी को नहीं मानेगा.
आप अच्छे के लिए करिए, हम लोग साथ देंगे, आप बुरे के लिए करेंगे तो नहीं। अगर आप अच्छे के लिए भी नहीं पूछेंगे तो कल को कोई बुरे के लिए भी नहीं पूछेगा। जुडिशरी का कहना यह है। द सक्सेस ऑफ द वर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइज इन द रिजॉल्विंग द टेंशन। ठीक है, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सक्सेस है, इन दोनों के बीच का जो मन मुताबिक है ना, इसका सोल्यूशन इसमें है। क्या है? जो जुडिशरी इन इट्स फेमस केशवानंद रूलिंग फाउंड वे आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉम्प्लिकेशन बाय डिटर्मिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रादर देन इट्स लेटर। If you read the constitution, you will not find any mention of the basic structure of the constitution. ठीक है, ठीक है। तो केशवानंद भारती के केस में बड़ा पेचीदा केस था, है कि नहीं? तो इसमें वे निकाल लिया किसने? हमारे जुडिशरी ने। कैसे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बेसिक स्ट्रक्चर वाला ऐसा कोई मतलब वर्ड है ही नहीं, ऐसा कोई फ्रेज है ही नहीं। ठीक है, बट इसको बढ़िया से उसका जो जिस्ट निकाल के, उसके जो हिडन मीनिंग निकाल के सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, जुडिशरी ने ये कह दिया, आप कुछ भी अमेंडमेंट कर सकते हैं बट विदाउट वायलेटिंग द बेसिक फ्रेमवर्क, है कि नहीं? बड़े बढ़िया से इसका सोल्यूशन निकाला था। ठीक है, मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप। आवर डिस्कशन ऑफ द रोल ऑफ जुडिशरी इन द पैराग्राफ एबव ब्रिंग आउट द मोर fact in background of the fierce controversy that ragged between 1967 and 73. Parliament and the executive also realized that balance and long-term view was necessary. After the Supreme Court gave the ruling in the Kesavananda Bharati case, some attempts were made to ask the court reconsidering its ruling. When this failed, the 42nd amendment was made and parliamentary supremacy was asserted. ठीक है, but the court again repeated its earlier stand in Minerva Mills case in 1980. Therefore, even 4 decades after the ruling in the Keshwanandi case, this ruling has dominated our interpretation of the constitution. Political parties, political leaders of the government and parliament accepted the idea of inviolable basic structure, even when there was talk about a review of the constitution. The exercise could not cross the limits set by the theory of the basic structure. ठीक है, तो ये चीज जो दिखाता है कि जब केशवानंद भारती के केस में, मिनर्वा मिल्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होगा, तो इसको पॉलिटिशियंस ने भी एक्सेप्ट किया। और जब बात रिव्यू की आती है कि जब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करती है, इसमें भी कहा गया रिव्यू होगा विदाउट वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ठीक है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे जरूर से। ठीक है, लिख कर मैं भी दूंगा, आप भी दीजिएगा। ठीक है, बढ़िया से पढ़ेंगे। चलिए, इसको बहुत अच्छे से एक बार रीडिंग ले लीजिए, आप समझ में आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चैप्टर के साथ पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए, खुश रहिए और जय हिंद।